हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो चैप्टर नंबर 13 है। इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो प्रोबेबिलिटी वैसे तो यहाँ पर लास्ट स्टेज है आपकी प्रोबेबिलिटी की, मीन्स इसके पहले हम बहुत सारी चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत डिटेल में ना होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन को की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो यहाँ हम एक एक करके छोटी छोटी चीजों को भी थोड़ा सा बता रहे हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है, सैंपल स्पेस। ये सब जो पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, एक स्पेस ही पीछे लिखा हुआ है, इसका मतलब जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में। यह एक्सपेरिमेंट में रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा, मीन्स आपको आउटकम्स पता होते हैं कि क्या है, बस कंफर्म नहीं होता कि क्या ये होना क्या है। मीन जैसे कॉइन को टॉस किया तो पता है एच या टी आएगा, हेड या टेल आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि आएगा क्या। तो इसीलिए इसका नाम है प्रोबेबल, मीन्स कुछ कुछ कोई भी संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब जितने भी आउटकम्स हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, उन सबको कहा जाता है, उन सबके कलेक्शंस अगर ले लिए जाए तो उनको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। इसके अंदर जो लिखे जाते हैं वो सैंपल पॉइंट है, मीन्स जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको सैंपल पॉइंट कहा जाता है। इसी तरीके से इनका जो सबसेट होगा वो इवेंट कहा जाता है। इवेंट का मतलब है फेवरेबल आउटकम्स, जो आपके फेवर में आउटकम्स रहेगा, फेवरेबल आउटकम्स, ओ यू आर फेवरेबल आउटकम्स। इसी तरीके से नॉन फेवरेबल आउटकम्स, वो भी इवेंट ही है, इवेंट का डैश मान लो, अगर इसको ई से लिखते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट भी आपका नॉन फेवरेबल आउटकम्स, जिसकी जरूरत नहीं है। ये सब चीजें इसमें बीच बीच में वैसे आएंगी, तो हमें जो है बीच बीच में हम बताते रहेंगे। तो यहाँ सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, ये सब। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर जितने भी इवेंट होंगे, मीन्स जो इवेंट आएगा या सैंपल पॉइंट होगा, हर एक आपके जो सिलेबस में रखा गया वो इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का मतलब हर एक पॉइंट की पॉसिबिलिटीज बराबर है, ऐसा नहीं है। इक्वली लाइकली मीन्स कि इक्वल प्रोबेबिलिटीज है, हर एक पॉइंट की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, हर एक की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। हर एक की प्रोबेबिलिटीज इक्वल है, प्रोबेबिलिटी विद इक्वल पॉसिबिलिटीज या इक्वल प्रोबेबिलिटी, ये इसमें ध्यान देना है। नॉन इक्वली होगी वो हम बता देंगे। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉइन को मान लो 3 बार टॉस किया गया, या 3 कॉइन को एक बार टॉस किया गया, 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अब 3 बार टॉस किया गया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एक बार टॉस करेंगे तो एच टी, अब दूसरी बार करेंगे तो एच के साथ क्या हो सकता है, एच एच, या फिर एच टी। यहाँ क्या हो सकता है, टी एच टी टी। अगर 3 बार टॉस करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ये 2 बार में, 3 बार में क्या आ जाएगा, एच एच एच। तीनों बार हो सकता है एच हो सकता है 2 ही बार एच आए, मीन्स टी कहीं पर भी हो जाए, लास्ट में हो, पहले हो, ठीक है, या फिर बीच में हो। इसी तरीके से हो सकता है एक ही बार एच आए, मीन्स एच टी टी, पहली बार एच हो सकता है, दूसरी बार एच हो सकता है, इसी तरीके से तीसरी बार एच हो सकता है एक बार भी एच ना आए, टी 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 आ जाए। तो इस तरीके से आप देखोगे इतनी पॉसिबिलिटी रहेंगी। अब देखो ये सभी पॉसिबिलिटीज को मिला के हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। मीन्स अगर हम इसको एक स्पेस में रखें, स्पेस वही जो सेट में पढ़ते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यहाँ अगर स्पेस में रखें तो पॉइंट किस तरीके से, यहाँ टोटल 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट में अगर हम यहाँ देखें तो इसमें तीनों एच है, मीन्स एच 3 एच है। दूसरी बार 2 एच वाले कितने हैं, 2 एच वाले अगर हम देखें तो 3 है, इसे पॉइंट में मान लो लिख देते हैं, 2 एच वाले 3 है। इसी तरीके से 3 एच वाले कितना है, 1 है। और अगर एक सिंगल एच वाला देखें, मान लो 1 एच वाला देखें, तो 1 एच वाले भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ये तीनों ही 1 एच वाले हैं। 2 एच वाले यहाँ पर हैं। इस तरीके से अगर 3 आपका 0 एच, एक बार भी एच नहीं आया, ऐसे अगर देखें तो ये भी एक है, तीनों टी वाला। तो यहाँ पर क्या है कि आपका ये एक पॉइंट बना देते हैं। तो अब एक तरीके से अगर हम एच के हिसाब से देखें कि तीनों बार एच, 2 बार एच, या फिर एक, इस तरीके से तो अगर हम देखें तो टोटल 8 पॉइंट हैं। तो 8 के 8 पॉइंट सैंपल पॉइंट हैं। मीन्स अगर एक एक की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, एक एक का हिस्सा पूछा जाएगा, इस एरिया में कितना आया, तो हर एक का हिस्सा हो जाएगा 1/8। लेकिन हमने इस तरीके से लिखा कि तीनों एच वाला, तो यहाँ एक ही पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट है तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1/8। यहाँ 3 पॉइंट है,
इसलिए 1/8 1/8 1/8 तीनों जुड़ जाएंगे तो 3/8 हो गया। यहाँ इसी तरीके से 1h वाले में आपके 3 यहाँ भी पॉसिबिलिटीज है, ये भी 3/8 हो जाएगा। और लास्ट में एक बार भी h नहीं आया तो 1/8 इसका हो जाएगा। इसका मतलब 4 हिस्सों में बट गया ये। कौन कौन से? पहले वाले में 1 पॉइंट, दूसरे में 3, तीसरे में 3 और यहाँ पर 1। तो अब टोटल 8 है तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ जो रेशियो है उसका जो हिस्सा होता है उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। 1/8 3/8 3/8 एंड 1/8, तो इसी को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो ये एक एग्जांपल लेकर ये बताया कि ये इसको कहा जाता है सैंपल स्पेस। ये सभी आपके अब कभी पूछा जा सकता है इस तरीके से 3h आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ इसको कहा जाता है फेवरेबल आउटकम्स या इवेंट कहते हैं, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से दो अप्रोच हमारे चलते हैं प्रोबेबिलिटी में। एक तो कहा जाता है थ्योरेटिकल अप्रोच है जिसको हम एक्सियोमेटिक कहते हैं, एक्सियोमेटिक अप्रोच। एक्सियोमेटिक अप्रोच में ये होता है कि किसको थ्योरेटिकल पढ़ा जाता है। थ्योरेटिकल पढ़ने की मजबूरी ये होती है कि कभी कभी क्या होता है इक्वली लाइकली नहीं होता, तो यहाँ पर अलग से इसको पढ़ना पड़ता है, एक एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटीज को जोड़ना पड़ता है, वो भी हम एग्जांपल में लेकर बात करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा जो है क्लासिकल अप्रोच है, इसको ज्यादा यहाँ दिया गया है। एक क्लासिकल अप्रोच है। क्लासिकल अप्रोच में क्या है कि आप एक फॉर्मूले की तरह कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पता हो, नंबर ऑफ इवेंट पता हो, फेवरेबल आउटकम्स, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पता कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि 9th से लेकर 12th तक इसी पर ज्यादा फोकस किया गया है। एक्सियोमेटिक अप्रोच आगे चल के आपको जो यूज करना होता है ये थोड़े थ्योरेटिकल अप्रोच है, तो एक्सियोमेटिक थ्योरी पर सारा बेस्ड है। और यहाँ पर ये आपका डिस्क्रीट में, जब डिस्क्रीट में पढ़ते हैं तो दोनों एक ही बात आ जाती है। तो यहाँ पर आपको यही सिलेबस में दिया गया है कि दोनों को मिला के, और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है 12th तक, ज्यादा कुछ नहीं है। कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा इसको और ज्यादा डिटेल में बताया गया है। यहाँ फिलहाल जो हमें जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमें आना चाहिए, और दूसरी चीज इसमें इसको स्टेप मार्किंग नहीं होता, सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए। अगर समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी आंसर कर पाओगे, अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो हम एक एक देखते हैं। हम 12th पर आ जाते हैं, सिर्फ 12th के सिलेबस में है। 12th में सबसे पहले दिया गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, क्योंकि थोड़ा सा उससे हटके है जो प्रोबेबिलिटी है, उसी से थोड़ा जोड़ के है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा सेट अप्रोच हमें पता होना चाहिए कि मान लो एक सेट ए दे रखा है और दूसरा यहाँ बी सेट दे रखा है। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ये हिस्सा आपका ए इंटरसेक्शन बी आता है, ए इंटरसेक्शन बी। ये हिस्सा ओनली ए होता है, मींस ए माइनस बी कह सकते हो। ए माइनस बी का मतलब क्या है? यहाँ ए माइनस इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए में से बी माइनस होगा तो बी बड़ा भी हो सकता है, तो वही हिस्सा माइनस होगा जो यहाँ इंटरसेक्शन में है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका ये बी माइनस ए है, तो बी में से भी वही हिस्सा माइनस होगा। बी माइनस ए का मतलब बी माइनस में वही हिस्सा माइनस होगा जो इंटरसेक्शन के साथ है। ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पर 3 हिस्से बन जाते हैं, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते किसको है कि जैसे देखा होगा, कॉमन सी बात है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, हम इसको एक्सियोमेटिक अप्रोच इसका देखते हैं कि होता क्या है। मान लो कोई रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस जैसे मोस्टली देखा होगा ये जजेस और इसके या आपने देखा होगा ज्यादातर क्राइम रेन पकड़ने के काम आता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के से जो है विटनेस लेते हैं। तो ऐसे आप देखो, आप अपने हिसाब से कि मान लो कोई इंफॉर्मेशन आपके पास फर्स्ट हैंड मिला, ये मान लो इंफॉर्मेशन मिला, इसके ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आपको फिर दूसरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सेकेंड इंफॉर्मेशन मिल रहा है। मीन्स क्या है, जो पहले इंफॉर्मेशन मिला हुआ है कोई सूचना आपको, इसी रिसोर्सेस दोनों का एक ही है, मीन्स जो जिसके बारे में बताया जा रहा है उसी रिसोर्सेस से यहाँ पहले जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या उसमें मान लो कोई इन्फॉर्मेशन मिला, उसके बाद दूसरी बार मिल रहा है कोई इन्फॉर्मेशन। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम देखोगे, इसमें जो चीज है, आप मान लो ट्रुथ वैल्यू पता करना है, तो आप क्या करोगे? इस इंफॉर्मेशन में जो पहले आपको सूचना मिली है, बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जैसे कोई इंक्वायरी ऑफिसर करता है तो बहुत सारी चीजें उसको पहले फर्स्ट हैंड मिलता है, तो उसमें क्या करेगा? कॉमन देखेगा, वो देखेगा सेकंड के साथ क्या कॉमन है। मींस वो ए इंटरसेक्शन की बी की बात करेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी उसका फेवरेबल है कि जो सच्चाई उसको पता करेगा, जो पहले ने बताया क्या उसमें से वो बातें दूसरा बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, या दूसरे ने कुछ बताया तो उसके साथ कॉमन कितना है। जितना कॉमन पॉइंट होगा वो उसका मतलब उसका ट्रुथ वैल्यू
ट्रुथ वैल्यू ज्यादा है, मीन्स ये पता चल जाएगा कि इंटरसेक्शन पर हमारा फोकस है। तो यहाँ यही होता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा अगर प्रोबेबिलिटी के इसको सैंपल स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मीन्स अगर हम इसका क्लासिकल अप्रोच देखें तो सैंपल स्पेस में एक ही सैंपल स्पेस से अगर दो इवेंट हो रहे हैं, हम इसको न्यूमेरिकली देख रहे हैं, दो इवेंट हो रहे हैं, एक मान लो ई इवेंट है और दूसरा इवेंट एफ है, लेकिन इस तरीके से कहा गया है, ये एफ इवेंट है, लेकिन इस तरीके से कहा गया ई पहले आकर हुआ है, तो हम इसको नोटेशन में कहेंगे कि ई वेर एफ इज ऑलरेडी एफ बाद में अगर आकर हुआ है, एफ वेर ई इज ऑलरेडी आकर, तो इसको बोलते हैं एफ अपान ई करके। इसका मतलब होता है इवेंट एफ वेर ई इज ऑलरेडी आकर, मीन्स ये पहले हो चुका है, ये पहले हो चुका है, मीन्स ये सूचना हमें मिल चुकी है। अब हमारा का क्या काम है, हम इसमें से कौन सा हिस्सा जो इसके साथ कॉमन मिल रहा है वही हमारा फोकस है। तो यहां पर हमारा जो काम रहेगा वो कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वेयर ई इज ऑलरेडी आकर, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वेयर ए इज ऑलरेडी आकर, इसी को कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसी को कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अंडर ई या वेयर ए इज ऑलरेडी आकर, वेयर इज ऑलरेडी आकर, मीन्स ई का क्या फर्क पड़ा है उससे हमें देखना है। तो यहां पर क्या है देखो उधर, तो आपको जो यहां पर अगर ई पहले हुआ है तो ई ने क्या बताया है, ई से क्या आपको रिसोर्सेस है कि एक ही के बारे में बात की जा रही है, तो ई ने क्या बताया है एफ में, उस चीज को हमें ढूंढना है। तो जो ई ने बताया है, मीन्स जो पहले वाले ने बताया है, जो फर्स्ट वाले ने बताया है, वो जाके दूसरे में आपको ढूंढना होता है। इसका मतलब क्या ढूंढना है आपको, ई इंटरसेक्शन एफ देखना है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पता करना है, और उसके बाद में सैंपल स्पेस आपका कौन सा काम करेगा, जो पहले पता है आपको, पहले किसने बताया, पहले अगर ई ने बताया है तो यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ई। तो एक तरीके से काम क्या करता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का ये कि नंबर ऑफ आपको पता काम कर ई इंटरसेक्शन एफ पता करना, और जो यहाँ लास्ट में लिखा जाएगा जो पहले आंकड़ा हो उससे डिवाइड कर देना है। लेकिन दोनों के सैंपल स्पेस एक ही हैं, तो अगर सैंपल स्पेस से डिवाइड करके करना चाहो तो ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नीचे भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, क्योंकि दोनों एक ही रिसोर्सेस से आ रहे हैं, चाहे इंटरसेक्शन एफ हो चाहे आपका यहाँ पर एफ हो ई हो कोई भी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा कि इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये आपका एक फॉर्मूला है यहाँ पर, तो इसी हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो एक तो ये फॉर्मूला आपका चाहे नंबर में या प्रोबेबिलिटी में, हम अगर क्वेश्चन दे रखा है अपने आप वर्ड्स प्रोडक्ट तो कोशिश करेंगे नंबर से निकालने का, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे, क्योंकि नंबर से काम चल जाएगा, सैंपल स्पेस एक ही है। यहाँ ये भी ध्यान देना है कि कभी कभी आपको अगर सिचुएशन ऐसा आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये वैल्यू 1 आ जाए, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगा इसका वैल्यू, तो ये वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब जो ई इंटरसेक्शन एफ है वो एफ ही है, मीन्स ये वाला सिचुएशन आ जाएगा, ई ऊपर है और एफ अभी मिला है, तो एफ पहले मिल चुका है, मीन्स एफ क्या है, इसका मतलब जो कुछ पहले आपको सूचना मिली है फर्स्ट हैंड है, एफ यहाँ पीछे लिखा जाता है लेकिन एफ पहले ही है, तो इसका मतलब एफ जो कुछ बता के गया था, जो पहले सूचना मिली थी वो पूरी तरीके से अभी जो सेकंड हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो पूरी तरीके से सही है। तो यही काम इंक्वायरी ऑफिसर का होता है, यही लॉयर का काम होता है, तो वो लोग इसको बहुत इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन करते हैं। और अगर ये सिचुएशन आ जाए तो हम कहते हैं इसका मतलब हम जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो जो इंक्वायरी पहले हुई और जो विटनेस ने कहा, दूसरा वाला क्या है वो तो बता ही रहा है, उसके बाद में और कुछ चीजें अपने इधर उधर चीजें बता रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसका मतलब हम पहले वाली बात को पूरी तरीके से सही मान लेते हैं, मीन्स हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है 1 आ जाती है। तो इनका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है अगर देखा जाए, हम स्पेशली लॉ में मैथ्स का प्रोबेबिलिटी का स्पेशली बहुत एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है। तो एप्लीकेशन इसको अगर थोड़ा सा हम अगर सही से पढ़ें तो हम बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इसको रियल लाइफ में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ हम देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको एक एक करके देखते हैं। जहां पर इक्वली लाइकली होगा वहां आसान होता है यूनियन इंटरसेक्शन। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं एग्जांपल्स में फिलहाल कि वो इक्वली लाइकली नहीं है, हर एक इवेंट अलग अलग है, तो उनको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं कि एक एग्जांपल देखते हैं
पहले एग्जांपल्स, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एग्जांपल्स आपको करने हैं, तो एक एक एग्जांपल देखते हैं प्रोबेबिलिटी का, फिर हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। तो यह एग्जांपल में देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। एग्जांपल नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वर बी ऑलरेडी आकर मतलब ए बाई बी पूछा गया है, तो ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फैमिली हैड 2 चिल्ड्रन, किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं। एग्जांपल 1 डायरेक्ट है तो उसमें हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। कहा गया फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। अब 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। अब देखो किसी में 2, तो पूरा क्या जाएगा यहाँ पर। अब दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों बॉयज हो सकते हैं, या हो सकता है यहाँ ऑर्डर इस तरीके से पहला वाला एल्डर रख रहे हैं, हो सकता है पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या फिर हो सकता है पहली गर्ल हो फिर बॉय हो, या हो सकता है दोनों गर्ल हो। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ, जो सैंपल स्पेस बनेगा 4 पॉसिबिलिटीज हैं। हम यहाँ हमारा जो पहला इवेंट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज की पॉसिबिलिटीज कितनी है 1, बी यही हो सकता है। उसके बाद में कहा गया है गिवन दैट मीन जो पहले दे रखा है, पहले हमें पता है ये चीजें, पहले इंफॉर्मेशन है फर्स्ट हैंड, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय के 3 पॉसिबिलिटीज हैं, मींस बीबी बीजी जीबी। तो यहाँ तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन 1 है। तो यहाँ पर हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वेयर एफ इज ऑलरेडी आकर, तो क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो कॉमन कितना है, क्योंकि हमें पहले से पता है, जो गिवन दैट का मतलब पहले से पता है कि 3 उसमें कम से कम 1 बॉय है इसके पास, एक यहाँ पर बॉयज है, तो इसका मतलब क्या हुआ। लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन सेकंड हैंड में क्या बताया गया कि दोनों बॉयज हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है, कॉमन क्या मिला इतना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एफ कर देना है, तो आंसर क्या आ गया 1/3। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इनको समझना है सर कि आपको पहले हैंड क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल नंबर 3 में कहा गया है कि 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स मिक्स्ड अप thoroughly and then one card is drawn randomly। कहा गया 1 से 10 मींस 1 2 3 इस तरीके से 10 कार्ड हैं, और किस तरीके से लिया गया है, इनको मिक्स कर दिया गया है। उसके बाद एक कार्ड इसमें से ले लिया गया है। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, अगर हमें पता है, कोई पहला इवेंट ही मान लेते हैं, ये 4 5 6 7 8 में से 10 में से मींस 7 में से टोटल 7 बन गए, क्योंकि 4 से लेकर 10 तक कोई नंबर इस पर लिखा हुआ है। ये हमारा पहले हैंड है। और साथ में कहा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। साथ में पता चला ये इवन नंबर है। इवन नंबर क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10 में से मींस 5 नंबर से टोटल होते हैं। तो अब पता क्या करना है आपको, ई इंटरसेक्शन एफ देखोगे तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, इवन नंबर हो और साथ में इतना, तो 4 6 8 10 ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि 3 से बड़ा भी होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए, तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको चाहिए ई वेयर एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, नहीं प्रोबेबिलिटी आपको कहा गया इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज, मींस ई बाद में चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वेयर ई इज ऑलरेडी अकर्ड ये चाहिए। तो आप इंटरसेक्शन देखोगे, इंटरसेक्शन में 4 एलिमेंट हैं, 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ई कितने हैं यहाँ पर 7, तो 4/7 आंसर हो गया। इसी तरीके से देखते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में बड़ा उल्टा पुल्टा दे रखा है, तो इसलिए क्वेश्चन को सही से आपको समझ सको, बस आपको 2 इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, उसमें आपको ट्राई ये मारना है कि कौन सी बात सही है, वो आपका फेवरेबल हो जाएगा। और दूसरा वाला कि जो पहले आपको पहले हैंड में कितनी बातें पता थी, मीन्स आपका दोनों जगह क्या घूमना है कि पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी वो कितनी थी, वो आपका सैंपल स्पेस का काम करेगा, उसमें से सही कितना है वो सेकंड वाला प्रूव करेगा। तो इसी तरीके से देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। कहा गया इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, किसी स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, 430 उसमें गर्ल्स हैं, मींस 1000 स्टूडेंट में से गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 430 हैं। और कहा गया साथ में इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, उसमें इसका 10% में 12th में कितने आएंगे 43 का 10%, तो 10% ऑफ 43 430 कितना आ जाएगा 43 हो जाएगा, तो 43 उसमें से गर्ल्स है। अब कहा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली टू स्टडीज इन क्लास 10th, क्लास 12th का बच्चा लेना है, मींस ये इसको एफ मान लें, तो एफ इक्वल टू 43 आ गया नंबर ऑफ एफ, ये हम रफली कर रहे हैं। और ये आपका नंबर ऑफ जी इतना दे रखा है,
नंबर ऑफ जी 430 दे रखा है। तो पता है क्या करना है, गिवन दैट आपको एक गर्ल चाहिए, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, मीन्स आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ जी चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ आपको क्या चाहिए कि 12th की बच्ची चाहिए, 12th की बच्ची में नंबर ऑफ एफ मीन्स 43 चाहिए और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो कॉमन कितना हो जाएगा, मीन्स वो गर्ल्स और 12th की गर्ल्स, तो कॉमन 43 दे ही रखा है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ जाएगा 430 है, तो ये आपको 1/10 आ जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है कि पहले बताया गया कि गर्ल है, उसके बाद बताया गया 12th में है, फिर तो आपको इंटरसेक्शन उसमें तो टोटल मिल ही जाएगा कि वो तो 12वीं की और फिर लड़की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में कहा गया है, एग्जांपल नंबर 5 है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी, 6 क्यूब पॉसिबिलिटीज आएगी, तो सबको लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 6 पावर 3 आ जाएगा, 6 पावर 3 बहुत है, 216 आ जाता है। और कहा क्या गया है यहाँ पर कि ए कोई इवेंट है, आपको जो ए इवेंट है वहां पर नोटेशन लगा के 4 ऑन द थर्ड थ्रो, कहा गया यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले तो, लेकिन तीसरे पर 4 आना चाहिए, तो यहाँ इन्हीं दो की पॉसिबिलिटीज आएगी, तो कितना आ जाएगा 6 यहाँ पर, मीन्स 36 हो जाएगा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज। और बी कोई इवेंट है, बी साथ में इवेंट दे रखा है, बी इवेंट में क्या है कि 6 ऑन द फर्स्ट, 6 तो पहली बार आना चाहिए, 5 ऑन द सेकेंड और 5 दूसरी बार आना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए यहाँ, मीन्स ये तो चेंज नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, थर्ड के लिए, तो थर्ड के लिए 6 पॉसिबिलिटीज हो गया। तो अब देखो जब दोनों का इंटरसेक्शन देखोगे तो ए इंटरसेक्शन भी क्या कहेगा, पहले पर 6 आना चाहिए, दूसरे पर 5 आना चाहिए, और ये पहला वाला करे लास्ट में 4 फिक्स होना चाहिए, तो इसका मतलब 6 5 4 654, तो ए इंटरसेक्शन भी तो एक ही रहा सिर्फ। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता करना है, ये पता करना है गिवन दैट बी इज ऑलरेडी आकर, मतलब बी आपको पहले से पता है, ये से पहले, ये पहले से क्या पता है आपको कि पहले दो 6 5 हैं और इंटरसेक्शन में 1 आ गया, तो क्या जाएगा आंसर 1/6, क्योंकि आपको जितना कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिला 1 और 6 इसमें बी में पहले से पता है, तो 1/6 आंसर आ गया। अब देखो बहुत लेंदी इसमें क्वेश्चन को कर रखा है, तो वो आपको जितना समझाया गया, जितना समझाएंगे उतना ही कंफ्यूज हो गए, इसको सही से क्वेश्चंस को पकड़ना है। एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं, डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को इस बार 2 ही बार थ्रो किया गया, एक डाइस, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखें तो बहुत सारा हो जाएगा, 6 से स्क्वायर हो जाएगा, मींस 36 आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या क्या है, एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर इज ऑब्जर्व टू बी 6, और ये कहा गया कि सम उनका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो पहला इवेंट मान लो सम 6 आने का क्या जाएगा, 1 के साथ 5 होगा, 2 4 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, ये दो का जोड़ने पर 6 आएगा, 6 आना चाहिए। और साथ में कहा गया व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, कहा गया प्रोबेबिलिटी दैट 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, तो कॉमन ही देख लो, एफ में कहा गया 4, ये इंटरसेक्शन एफ हम देख लेते हैं, पहले तो ये कहा गया ये नंबर आना चाहिए, जोड़ने पर 6 आना चाहिए, और कहा क्या गया कि नंबर हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, तो 4 कम से कम एक बार आया हो, तो 4 यहाँ 1 और 2 2 हो सकता है, तो इसका मतलब 2 अपान, और यहाँ कितना नंबर है 2/5 आ जाएगा, 3 2 5, ठीक है, तो आंसर क्या गया 2/5। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये वास्तव में ई इंटरसेक्शन है, तो 2 है, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी आप क्या चाहिए आपको, एफ वेयर ई इज ऑलरेडी आकर, तो एफ में क्या होता है, जितनी सच्चाई की तरह आपको इंटरसेक्शन मिलेगा 2 और पहले कितना 5, तो इस तरीके से 2/5 मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 खास इसलिए क्योंकि बुक का इकलौता क्वेश्चन है जो आपका इक्वली लाइकली वाले नहीं है कंडीशन। जैसे आपसे कहा गया है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, एक मान लो एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया कि एक कॉइन को टॉस किया गया, अब कॉइन पर डिपेंड कर रहा है कि इफ द कॉइन शोज हेड, अब कॉइन अगर हेड आ गया, कहीं गलती से एक कॉइन में हेड आ गया और टेल आ गया, तो दोनों के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। अगर हेड आया तो इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, तो दोबारा इसको टॉस करो, तो इसका मतलब अगर एच आ गया तो आपको क्या आएगा, दोबारा फिर से टॉस करोगे तो एच 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 टी, क्योंकि 2 बार आपको टॉस यही करना पड़ेगा, पहली बार तो किया है। और लेकिन अगर टी आ गया, अगर कहीं टी आ गया गिवन देन थ्रो ए डाई, लेकिन अगर टी आ गया तो आपको क्या करना है, T1 T2, तो फिर से डाई को थ्रो करना पड़ेगा, T3 T4 T5 T6। तो ये है किस तरीके से, यहाँ इक्वली लाइकली नहीं होता, क्योंकि आपका क्या डिपेंड करता है, 2 स्टेप में एक्सपेरिमेंट को कर दे, एक साथ नहीं कहा गया है कि उसको कॉइन और उसको डाई को थ्रो करो,
मींस क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है आपका। पहले तो इसकी पॉसिबिलिटी देखनी है एच टी की। तो जैसे मान लो, सिंपल सी बात है कि कोई सिंपल स्पेस है, आप इसको थोड़ा डिटेल में देखो, क्योंकि इसको एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। हर एक एलिमेंट की यहाँ बदल गई प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर यही कहा गया है, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मान लो आप इसको डायग्राम से समझो कि मान लो क्या है कि किसी का ये पूरा सैंपल स्पेस है, तो पहले क्या, पहले इसके दो हिस्से होंगे। जैसे किसी के दो बच्चे हैं तो दो हिस्से होते हैं, कितना हो जाएगा, हाफ हाफ। तो एच टी की प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ, इसकी भी हाफ। अब क्या करना है, इसके तो दो ही हिस्से हुए, जो पहले वाले के तो दो हिस्से हुए, तो इसके दो हिस्से हुए तो कितना आ जाएगा, 1/2 का 2 मीन 1/4 हो जाएगा। लेकिन इसके 6 हिस्से होने हैं, 1 2, इस तरीके से 6 हिस्से होंगे तो 1/2, नीचे 6 हिस्से में बांटोगे तो हर एक हिस्सा 1/12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी। एच की प्रोबेबिलिटी तो 1/4 हो जाएगी, एच टी की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, 1/12 हो जाएगा, क्योंकि ये आधा 6 लोगों में बटा हुआ है, 1/12। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, 1/12। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी, तो आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये कहा गया, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया गया है कि पहले आप एक कॉइन को टॉस करो, उस पर क्या आता है, मीन्स वहीं पर से आपका चेंज हो जाएगा कि उसमें दो ही पॉसिबिलिटी, आधा आधे प्रोबेबिलिटी, एच आधे की आधा नहीं करती आने की। अब एच अगर आया तो आपको करना है कुछ कम काम, और टी अगर आया तो ज्यादा काम करना है। तो ये वाली सिचुएशन आ गई। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। कहा गया डाई, मान लो पहला कोई इवेंट है, ई इवेंट है, कहा गया डाई ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 में तीन पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, क्या, T4, T5, T6, ये तीन बातें आएगी। और एफ कोई इवेंट दे रखा है, ये पहले चीजें हैं आपको। फाइंड द डाई शोज द नंबर ग्रेटर देन, गिवन दैट मतलब पहले से जो हो चुका है, देयर इज एटलीस्ट 1T। और साथ में कहा गया पहले से आपको जो पता है वो एटलीस्ट 1T। एटलीस्ट 1T में क्या आ जाएगा, 6 तो ये हो गए T1 वाले, और एक HT वाला भी आ गया। तो HT और T1 ये सभी T6 तक। तो इनमें अगर देखोगे आपको जरूरत क्या है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन एफ की। तो यहां हम कर देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन एफ देखोगे तो ए इंटरसेक्शन एफ के में नंबर कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन एफ नंबर हम पता करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, नंबर आपका एक ए इंटरसेक्शन एफ में T4 से लेकर T6 तक आ जाएगा, मतलब पूरा ए आ जाएगा। तो T4, T5, T6, तो T4, T5, 6 कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। तो ये क्या आ जाएगा, 3/12 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से हमें जो चाहिए गिवन दैट में दे रखा है, जो नीचे आना चाहिए एटलीस्ट, गिवन दैट एटलीस्ट 1 टेल, मींस एफ का पता करना है। तो नंबर ऑफ एफ में कितना आ जाएगा, एफ की नंबर ऑफ नहीं, प्रोबेबिलिटी ही पूरी आ जाएगी यहाँ, नंबर नहीं प्रोबेबिलिटी ही पूरी मिल रही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक का प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखे तो एच टी का प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगा, और बाकी जितने हैं 6, इन सबका मिला के कितना आ जाएगा, 1/12। 1/12 6 बार आ जाएगा, 1/12 1/12 1/12 6 टाइम्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा 1/4 प्लस में 6/12, 6/12 मतलब 1/2, 1/2। तो इसको जोड़ोगे तो 3/4 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए ई वेयर एफ इज ऑलरेडी टेकन। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 3/12 है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा 3/4। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 इंटू 4/3। तो यहाँ 3 कैंसिल, तो ये आपका 1/3 आंसर आ जाएगा। यहाँ कुछ गलत सा आ रहा है, 2/9 आ रहा है। कहाँ गलत किया है हमने, पहले जो हमारा कहा गया है इसमें कहा गया है एच टी इंटरसेक्शन जो हमारा आया है ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में हमारा T4, T5, T6 जो हमारा दे रखा है। सबसे पहला इट शोज फाइंड द कंडीशन इफ द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 में 4 नहीं आएगा, केवल 5 6 होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये कम आएगा। ये कितना आ गया, 2/12 आया, ये आ गया 2/12। तो यहाँ 2/12 आ जाएगा। ग्रेटर हमने 4 भी ले लिया था, 4 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 2/12 यहाँ 2 आ जाएगा, ये आपका 2/12 है। तो ये आपका नीचे कितना आ गया, 4 3 12, तो 2/9 आ जाएगा, ये रह जाएगा यहाँ पर। तो ये 2 है क्योंकि ग्रेटर देन 4 दे रखा, हमने 4 भी इंक्लूड कर रखा था। तो ये एक अकेला क्वेश्चन है जो आपका इस तरीके से है। अब देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर बाकी क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं, ये एग्जांपल्स थोड़े से जरूरी थे बताने क्योंकि थोड़ा मुश्किल भी है। तो यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन
देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.1 करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या है, कहा क्या गया है कि गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, ई एंड एफ आर इवेंट्स दिया हुआ है सच दैट, कुछ यहां पर एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है गिवन दैट ई एंड एफ इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ दे रखा है। तो क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वेयर एफ इज ऑलरेडी टेकन। तो ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है 0.2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है 0.3, तो ये क्या आ जाएगा 2/3। इसी तरीके से कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ 0.2 दे रखा है और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6 दे रखा है, तो 2/6 आ जाएगा, मीन्स 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये बुक से आपको देखते रहना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दे रखा है, ये पता करना है। इसमें ए इंटरसेक्शन भी है 0.32 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.5, 32 डिवाइडेड बाई 50, तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लेना, तो 2 यहाँ 16/25 आ जाएगा, 16/25। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सब दे रखा है, आपको पता क्या करना है इस बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए इज ऑलरेडी टेकन दे रखा है 0.4, तो ये होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ पर ये वैल्यू दे रखा है 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपको पता करना है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, ये आपको पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.8, ये सारी चीज बुक से आप देखोगे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जो फर्स्ट पार्ट है वो मिल गया 0.8 इंटू 0.4 में 0.32 आ जाएगा, इसी का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी टेकन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ऊपर आ जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बुक में दिया गया है 0.5, तो 0.5 से डिवाइड करोगे फिर से 32/50 आ गया जो पिछले क्वेश्चन में था, मींस 16/25 आ गया। इसी तरीके से थर्ड पार्ट कहा गया है, थर्ड पार्ट में कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी वही फॉर्मूला लगेगा जो आप करते आए हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में 0.8, ये 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.5, ये 0.5 है, माइनस में 0.32, तो जो इसको सॉल्व करके आया 1.3 आया, 130 में से 0.98 आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो फोर्थ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं दे रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा गया है, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस बार कंडीशन दे रखा है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये इक्वल टू दे रखा है 5/13, ये 5/13 के इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड साथ में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए वेयर बी इज ऑलरेडी टेकन, ये वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 2/5 है, ये 2/5 है। तो हमें पता है क्या करना है, हमें पता है यहाँ करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी पता करना है, तो पहले ए इंटरसेक्शन भी पता करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको एक एक पता कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 5/26 आ जाएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिलेगा, 5/13 मिलेगा, ये मिल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी टेकन का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 5/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये भी 2/5 दे रखा है यहाँ पर, तो 2/5 इक्वल टू, यहाँ 2/5 रखोगे ये बाकी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/5 इंटू 5/13, ये वैल्यू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। जब ये मिल जाए, ये 5/5 कैंसिल हो जाएगा, 2/13 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस 5/26 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 2/13, तो ये सिंप्लीफाई कर लेना है,
तो जो कुछ आ गया यहाँ का आ गया 5, यहाँ आ जाएगा 5 और 10 15 आ गया, 15/26, 15 में से निकल गया 2, तो 13/26 1/2 आ जाएगा। तो ये देख लेना है जितना आया हो, 10 5 15 -2, 15 -2 13, ठीक है, 13/26 तो 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये था फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी दिया हुआ है। पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वैल्यू रख देंगे, यहां से ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। ए यूनियन बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 7/11, ये 7/11 है, इक्वल टू ए कितना दे रखा है, ए है 6/11, यहाँ है प्लस में 5/11, ये नहीं पता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पता हो जाएगा 6 5 11 आ गया, 11 में 4/11 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी मिल गया आपको 7/11, ये 7/11 7 नहीं 4/11 आ गया, ठीक है, 6 5 11 और -7, ठीक है। तो ये आ गया 4/11। जब ये मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी, जो पहला पार्ट मिल गया, उसके बाद पूछा गया सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी टेकन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर बी ऑब्लिक ए पूछा गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी आकर का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन में 4/11 और नीचे कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 दे रखा, बी पहले तो बी कितना दे रखा है 5/11, तो 4/5 आ गया। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए इज ऑलरेडी टेकन, तो यहाँ ए पहले इंफॉर्मेशन मिली है, बी इंटरसेक्शन ए कितना हो गया, यही 4 आया 4/11, तो 4 डिवाइडेड बाई, और ए कितना है 6 है, तो 4/6, इसको सॉल्व कर सकते हो, 2/3 आ जाएगा, 2 2 2 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से वर्ड्स प्रॉब्लम आ गया, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वर्ड्स प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, 8 आएगी। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इस तरीके से एच से लेकर टी तक कई बार कर चुके हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 मिलता है। उसके बाद में कहा गया सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है उसमें का हर एक में ई ऑब्लिक एफ पूछा गया है। सबसे फर्स्ट पार्ट में ई हेड ऑन थर्ड टॉस, ई जो हेड है वो थर्ड टॉस में आया है। इवेंट में कहा गया है कि जो थर्ड टॉस है मतलब 3 इस तरीके से है, इसमें यहाँ पर लास्ट वाले में एच आया है। अब लास्ट में अगर एच आया तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि इसके लिए 2 इसके लिए 2, तो 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से एफ वाले में कहा गया है, ई के बाद जो एफ इवेंट आया है उसमें कहा हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस में हेड आया है। तो यहाँ इसका मतलब जो यहाँ खाली जगह थे वो इसको यहाँ पर भर दिया, इसके बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पर कितनी 2 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, एच या टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ए इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन एफ क्या कहेगा, पहले कह रहा है एच होना चाहिए, दूसरा भी एच होना चाहिए और तीसरा ये कह रहा है एच होना चाहिए, तो तीनों तो फिक्स कर दिया यहाँ पर। इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी जो नंबर आएगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ, ये तो फिक्स हो गया, 1 आएगा। इसके बाद में नंबर ऑफ एफ बाकी तो पता ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस हर एक में यही करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ 1 आया और एफ से डिवाइड कर देना, एफ 2 है तो 1/2 आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में कहा गया है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन में है कि एटलीस्ट ई आपका जो पहला इवेंट है, इवेंट है वो क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड कहा गया, मतलब 1 हेड हो तब भी चलेगा, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 हेड मींस ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हेड चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड है, एक सेकंड, एटलीस्ट